Hello everyone, my name is Soumya Jaiswal. I am from Mahmudabad. Currently, I am pursuing BCom from Fakhruddin Ali Ahmed Government PG College, which is affiliated to Lucknow University. और आज मैं यहाँ अपने ऑडियो प्रेजेंटेशन के लिए हूँ, जिसमें मेरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें मुझे असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन मिले हैं। सीमित दायित्व साझेदारी से आपका क्या आशय है? इसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए समान साझेदारी एवं सीमित दायित्व साझेदारी में अंतर स्पष्ट करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि सीमित दायित्व साझेदारी क्या होता है। सीमित दायित्व साझेदारी से आशय ऐसी साझेदारी से है जो सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के तहत निर्मित व रजिस्टर हुई हो, जो कि इस अधिनियम की धारा 2N में परिभाषित की गई है। अब अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सीमित दायित्व वाली साझेदारी की स्वयं की सार्वमुद्रा होगी। 2 या 2 से अधिक वैधानिक निगम एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। सीमित दायित्व वाली साझेदारी की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी की मात्रा के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। सामान्य एवं सीमित दायित्व साझेदारी में अंतर। सामान्य साझेदारी में अधिनियम 1932 लागू होता है, जबकि सीमित दायित्व साझेदारी में अधिनियम 2008 लागू होता है। सामान्य साझेदारी का पंजीकरण ऐच्छिक होता है, जबकि सीमित दायित्व साझेदारी में कंपनी रजिस्ट्रार के पास अनिवार्य होता है। सामान्य साझेदारी में साझेदारों की संख्या न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 50 होती है, जबकि सीमित दायित्व साझेदारी में न्यूनतम 2 परंतु अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, जो कि है आहरण पर ब्याज की गणना की विधियों का वर्णन करते हुए लेखांकन की प्रविष्टियां बताइए तथा स्थायी पूंजी विधि तथा परिवर्तनशील पूंजी विधि को समझाते हुए अंतर को स्पष्ट कीजिए। जब कोई अपने निजी व्यय के लिए व्यवसाय से राशि निकालते हैं तो इसे आहरण खाता कहा जाता है। अब अगर हम आहरण खाते की बात करें तो साझेदारी में चालू खाते के होते हुए भी यह खाता बनाया जाता है, क्योंकि जब फर्म में साझेदारों द्वारा बहुत बार आहरण किया जाता है तब आहरण का हिसाब चालू खाते में लिखने से चालू खाता जटिल हो जाता है। ऐसी दशा में आहरण पर लेखा एक अलग खाते में रखा जाता है, जिसे आहरण खाता कहा जाता है। आहरण पर ब्याज लेना फर्म का गर्भित अधिकार नहीं है। इस आहरण पर प्रत्येक साझेदार को समझौते में दी हुई दर के अनुसार ब्याज देना पड़ता है। आहरण पर ब्याज के संबंध में निम्न प्रविष्टि की जाती है। पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। आहरण पर ब्याज निकालने की साधारणतया निम्न विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। पहली, गुणनफल विधि। जिस तारीख पर आहरण किए जाते हैं उस तारीख से खाते बंद करने की अंतिम तारीख तक के महीने निकालने चाहिए। दूसरा मेथड, औसत भुगतान तिथि विधि। इस विधि के अनुसार प्रत्येक आहरण की रकम को उसके संबंधित महीनों से गुणा किया जाता है और सब गुणनफलों का योग किया जाता है। तीसरा मेथड, साधारण विधि। प्रत्येक आहरण की रकम पर उससे संबंधित महीनों का निर्धारित दर पर ब्याज निकाला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी स्थायी पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि में अंतर। स्थायी पूंजी विधि में खातों की संख्या 2 होती है। इसमें 2 खाते बनाए जाते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता, जबकि परिवर्तनशील पूंजी में केवल एक ही खाता बनाया जाता है, पूंजी खाता। स्थायी पूंजी विधि में पूंजी खाते का शेष वर्ष प्रतिवर्ष स्थिर रहता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में शेष वर्ष प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है। स्थायी पूंजी विधि में पूंजी खाते में केवल विनियोजित पूंजी का लेखा रहता है। चालू खाते के जमा पक्ष में पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन तथा पक्ष में आहरण तथा आहरण पर ब्याज का लेखा किया जाता है। परिवर्तनशील पूंजी विधि में जमा पक्ष में विनियोजित पूंजी, पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन तथा कमीशन तथा नाम पक्ष में आहरण तथा आहरण पर ब्याज का लेखा रहता है।